घर से मेरे ऑफिस का अबाउट 1 आवर डिस्टेंस है। तो मैं ईयरफ़ोन में जो है अपने रिकॉर्डेड जो भी थ्योरी जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया या फिर एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट हो गया, मैं वो आंसर्स को अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लेती थी, वो थ्योरी को। और ट्रैवल टाइम में उसको सुनते हुए ईयरफ़ोन्स में जाती थी और मैं हर बार अपनी मिस्टेक्स एनालाइज़ करी और उस पे वर्कआउट करके फाइनली मैं यहाँ तक आई हूँ। Hello, all dear aspirants. Welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers into the spotlight and learn from their inspirational preparation journey. Today, we have with us Sakshi Mudliar, who got All India Rank 17 in Engineering Services 2022 examination in Civil Branch. And among female candidates, she is All India Rank 1. So, guys, let us learn from her inspirational preparation journey. What are the struggles and how she overcome all these hurdles and get this success. So first of all, Sakshi, a very warm welcome to Byju's Exam Prep Spotlight. Thank you, sir. And in fact, thank you to Byju's platform also for giving me this opportunity to share my journey with all the students. Okay. साक्षी, इससे पहले हम आगे चलें, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानें, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बता दीजिए। कब आपने बीटेक किया, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कितने अटेम्प्ट्स आपने इससे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज के दिए, तो उसके बाद आपकी प्रिपरेशन जर्नी भी जानेंगे। ओके, सो आई बिलोंग टू भिलाई, छत्तीसगढ़। और मेरी प्रिपरेशन जर्नी काफ़ी लंबी रही है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था ऑफिशियली। 2019 की मैं पास आउट हूँ NIT रायपुर से। और तभी मैंने अटेम्प्ट लिया था, पहला अटेम्प्ट। तब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था विथ कॉलेज। और फिर 2020 के अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई। 2021 के अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गई। और फाइनली इन 2022 आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17। साक्षी, आगे बढ़ने से पहले और सवालों आपसे पूछने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इतने समय से आप इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे थे, इंटरव्यू तक आप पहुंचते थे, तो कभी जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था, लगता था कि नहीं यार, अब अगले साल से तैयारी नहीं करूंगी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कभी ऐसा फीलिंग आता था? फिर हर बार आता था इनफैक्ट। और हर बार बहुत डिमोटिवेटेड लगता था कि यहाँ तक इंटरव्यू तक जाके फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बट फिर लगता था कि अगर इंटरव्यू तक गए हैं इसका मतलब पोटेंशियल है क्वालिफाई करने का। और मैं हर बार अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करी और उस पर वर्कआउट करके फाइनली मैं यहाँ तक आई हूँ। ओके। साक्षी, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपने छत्तीसगढ़ PSC एग्जाम निकाला और अभी आप एज ए असिस्टेंट इंजीनियर रायपुर में जॉब भी कर रहे हैं। तो जॉब के साथ पढ़ाई करते हुए या प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए कभी डिमोटिवेशन हुआ या कभी ऐसा थकान महसूस हुआ कि यार मैं सुबह से शाम तक जॉब कर रही हूँ, उसके बाद प्रिपरेशन का समय या वीकेंड्स में आप समय निकालते थे, तो कैसे आपका टाइम कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ? तो फिर जो 2022 का मेंस था वो मैंने जॉब के साथ दी थी, तभी मेरी जॉइनिंग आ गई थी। तो मेरे घर से मेरे ऑफिस का अबाउट 1 आवर डिस्टेंस है। तो मैं ईयरफ़ोन में जो है अपने रिकॉर्डेड जो भी थ्योरी जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया या फिर एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट हो गया, मैं वो आंसर्स को अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लेती थी, वो थ्योरी को। और ट्रैवल टाइम में उसको सुनते हुए ईयरफ़ोन्स में जाती थी। उसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके रखी थी, तो वो मैं लंच टाइम में रिवाइज़ कर लेती थी और बाकी वीकेंड्स को मैं फुल्ली यूटिलाइज़ करती थी। तो आप भिलाई में आपका घर है और रायपुर जब आपका ऑफिस है, नहीं, तो भिलाई टू रायपुर आप ट्रेन से जाते थे? नहीं, बाय बाय रोड। कार। तो बाय रोड जाते थे तो ईयरफोन्स में आप बिल्डिंग मटेरियल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की हुँ, रिकॉर्डिंग करते थे। हुँ। तो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स भी इससे सीख लें और अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारा कॉलेज ज्यादा है, हमारा ये चीज ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 आवर की लॉन्ग जर्नी, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना भिलाई टू रायपुर। तो ड्यूरिंग जर्नी भी उन्होंने अपने काम को यूटिलाइज किया, अपने समय को यूटिलाइज किया। वो उस समय न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना ज्यादा नहीं फिज़िबल नहीं था। फिजिबल नहीं है, तो उन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को वहां पे फोकस किया। तो ये काफी कमेंडेबल जॉब आपकी रही है। हुँ, हुँ। साथ ही दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कब आपने सोचा था कि यार मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाऊंगी या गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाऊंगी? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कब आपने सोचा? और इस पूरे प्रिपरेशन में कभी आपने बीच में गेट का एग्जाम दिया?
फिर जब मैं सेकंड ईयर में थी तब मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि मेरा आईआईटी जेई में उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं एनआईटी रायपुर से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से ही ये था कि अब इसके बाद बहुत अच्छा कुछ करना है, बहुत अच्छा कुछ फोड़ना है। तो अब अगर जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि जो बेस्ट जॉब एक सिविल इंजीनियर ले सकता है पूरे कंट्री में वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और उसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट में जाके सर्व कर सकते हैं। तो मुझे यही सबसे अच्छा ऑप्शन लगा और मैंने फिर उसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाई और मैं सेकेंड ईयर के एंड से ही तैयारी कर रही थी। ओके। तो जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय ईएससी और गेट दोनों का साथ में प्रिपरेशन किया कि ज़्यादा फोकस ईएससी की तरफ ही था शुरुआत से? स्टार्टिंग से फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था, बट क्योंकि प्रिपरेशन पूरे सब्जेक्ट की होती है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग कोई एग्जाम की कर रहे हैं। गेट मैंने अटेम्प्ट ली थी 2020 में, तो मेरी कुछ 700 समथिंग रैंक आई थी। तो उससे मुझे आईआईटी कानपुर में एमटेक ऑफर हुआ इन हाइड्रोलिक्स ब्रांच, बट उसके साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था मेंस की तैयारी, और वो मेरा मतलब उतना फोकस भी नहीं था वहाँ एमटेक में, तो मैंने उसे बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया। ओके। आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया कि अब प्रिपरेशन ही पूरे ढंग से प्रिपरेशन ही करेंगे। करनी है। ओके। तो साक्षी, ऐसा अमूमन देखा जाता है कि जो गेट का पर्टिकुलर सिलेबस है या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ही फोकस रखते हैं और उसका डेप्थ पे जाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा वास्ट सिलेबस आता है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं जो गेट में नहीं आते हैं इतने। तो जब आप सब्जेक्ट्स को अपने कंप्लीट कर रहे थे तो आपने हर एक चीज ऑफ कोर्स देखी होगी, फैक्ट्स वाली चीजें भी, कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी। तो वो आपका एक सब्जेक्ट पढ़ने का स्ट्रेटेजी कैसे था? सपोज आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है या सपोज आपको जियोटेक पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ते थे? मतलब सबसे पहले आपने नोट्स पढ़े, फिर क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, वर्कबुक किया, तो वो सीक्वेंस क्या था किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? नंबर वन थिंग, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी, तो क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी, तो जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही मैं पिक करती थी, ताकि दोनों कॉमन हो जाए तो सेमेस्टर में भी मेरे को थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। तो मैं पहले सिलेबस देखती थी, एक एक पॉइंट जो सिलेबस में उसको एक जगह नोट डाउन कर लिए, और उसकी स्टैंडर्ड बुक निकाल के मैं उसको मार्क कर लेती थी कि हाँ मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं। और फिर उसे वहाँ से पूरा पढ़ने के बाद और कॉलेज में भी लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल का निकालती थी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, क्योंकि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं पहले उस पे फोकस करती थी और उसके बाद जो है प्रीलिम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर करती थी। ओके, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, उसके बाद पहले आप कन्वेंशनल सॉल्व करते थे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते थे। ओके। साक्षी, इस पूरी जर्नी में बायजू एग्जाम प्रेप ने आपकी किस तरीके से मदद करी? प्लस आपने यहाँ के कुछ वीडियोस भी देखे? क्योंकि मैं जो है सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो जहाँ भी मुझे कंसेप्ट ऐसा होता था कि पढ़ लिया है बट उसका फ़ील नहीं आया, प्रैक्टिकल फ़ील, तो मैं उसको यूट्यूब में बाय नेम बायजू एग्ज़ाम प्रेप के सर्च करती थी और उसके वीडियोज़ फिर देखती थी फॉर गेटिंग अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और मॉक इंटरव्यू आपने बायजूस का दिया, तो कैसा आपका उसका एक्सपीरियंस था? आपके रियल इंटरव्यू में कुछ फायदा हुआ उस मॉक इंटरव्यू से जो बायजूस का मॉक इंटरव्यू था? क्योंकि मेरे ख्याल से पैनल में मैं ही बैठा था आपके। यस सर, बायजू का जो मॉक इंटरव्यू था इट वाज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल इंटरव्यू। इनफैक्ट उसमें सर जैसे आपने सोम के क्वेश्चन पूछे वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे। तो सोम के तो मेरे इंटरव्यू में, एक्चुअल इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं थे, बट जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड, और अभी जैसे पोल्यूशन का बहुत इशू चल रहा है, दिल्ली पोल्यूशन का, तो उसी पे बेस्ड थे। ओके, आपका एक्चुअल इंटरव्यू कितने समय का चला यूपीएससी में? 30 to 35 मिनट्स। और उसमें 30 टू 35 मिनट्स में कितने परसेंट क्वेश्चन टेक्निकल बेस्ड थे और कितने परसेंट नॉन टेक्निकल थे या करंट अफेयर्स बेस्ड थे? तो वो रेशियो क्या था टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का? इस बार का जो मेरा इंटरव्यू है वो इट वाज एन अमलगमेशन ऑफ द करंट अफेयर क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन। तो जो करंट में चल रहा है वही उन्होंने पूछा था रिलेटिंग टू द टेक्निकल, जैसे पोल्यूशन का पूछा था, ग्रीन एनर्जी के बारे में पूछा था, और सम इको फ्रेंडली वेज टू फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इस टाइप की चीज़ें पूछी थी। ओके। साक्षी, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में खास बात ये रही कि पेपर 1 जो कन्वेंशनल का था
उसमें बच्चों ने कम स्कोर किया, और जब से इंजीनियरिंग सर्विसेज चले आता रहा है तो पेपर 1 में ही ज्यादातर बच्चे मार्क्स स्कोर करते थे, पेपर 1 को मतलब फोड़ देते थे एक तरीके से। लेकिन इस बार क्योंकि पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, और जो बाकी क्वेश्चन आए भी थे वो भी थोड़े से टफर साइड में थे, तो बच्चों ने कम स्कोर किया। इसी वजह से जो फाइनल कट ऑफ भी गई है, यूपीएससी के फाइनल कट ऑफ आ गई है, वो काफी पिछले बार के मुकाबले 50 नंबर कम हो गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रहती है कि जो बच्चे लगातार एग्जाम दे रहे हैं उनको पता रहता है कि यार इतने मार्क्स लाने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस बार जब वो अपने मार्क्स, आप एग्जाम से पहले अपने मार्क्स एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार इस बार तो पेपर वन मेरा अच्छा नहीं गया, और पिछली बार तो 805 कट ऑफ गई थी, 807 कट ऑफ गई थी। तो एग्जाम से पहले वो थोड़ा सा नर्वसनेस था, यार पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ है, पिछली बार कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई है, क्योंकि तब तक आपको पता नहीं था कि कट ऑफ कम जाने वाली है इस बार। तो एग्जाम से पहले आप कितना श्योर थे कि यार ऑल इंडिया रैंक 17 आ जाएगा? इनफैक्ट अगर मैं मेंस की बात करूं, जब मैं पेपर 1 दे के आई थी तो लिटरली आई वाज क्राइंग, और मैं पापा को ये भी बोली थी कि पापा घर चलते, पेपर 2 देने का कोई मतलब नहीं है, इतना गंदा गया है। तो पापा बोले कि नहीं, जब यहाँ तक फाइट मारी है तो पेपर 2 तो दे ही दो। और पेपर 2 बहुत इजी आया था, और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा, मेरा 230 स्कोर आया है इन पेपर 2। और वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था सिलेक्शन का। और मेंस के कारण मुझे लग रहा था कि, मतलब लग तो रहा था कि सिलेक्शन होगा क्योंकि इतनी मेहनत की है, लेकिन रैंक मैं 40-50 के बीच में एक्सपेक्ट कर रही थी। और जब रिजल्ट आया मैं डायरेक्टली 40-50 रैंक को ही देखने लगी, वहाँ पे तो नाम नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि शायद इस बार भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऑल इंडिया रैंक 17 थी। थोड़ा सा जब आपका रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ थे? वो 5 मिनट में सबसे पहले कॉल किसको किया? आप ऑफिस में थे, घर में थे? क्योंकि रिजल्ट आने के शायद 10 मिनट बाद मेरी भी आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उससे पहले 10 मिनट आपने सबसे पहले कॉल किसको किया? किसने आपको बताया रिजल्ट आ गया? आपने कैसे चेक किया? थोड़ा सा वो फीलिंग बताइए, क्योंकि उस फीलिंग लेने के लिए, वो अपने पेरेंट्स के प्राउड दिलाने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए आपने इतने दिनों तक मेहनत करी, इतने सालों तक मेहनत करी। तो जब वो फाइनली अचीव हो गया, आपको दिख गया कंप्यूटर में ऑल इंडिया रैंक 17, तो कैसा फीलिंग था? कहाँ पर आप थे? आपने किसको पहले बताया? किसने आपको बताया कि रिजल्ट आ गया? थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर पाए, क्योंकि बच्चे से बहुत इंस्पायर होंगे इससे। तो ऐसा हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें चल ही रहा था कि फ्राइडे जो है फेवरेट डे रहता है यूपीएससी का, तो शायद आ जाए करके। और फिर मैं उस टाइम पे ऑफिस में थी, तो मुझे उतना नहीं लग रहा था कि, पता नहीं क्यों मेरे को इंट्यूशन नहीं आ रहा था कि आज रिजल्ट आएगा। लेकिन सडनली मैं किसी से ऑफिस में बात ही करी थी, एक मेरे सीनियर है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, और तभी मैसेज आता है रिजल्ट डिक्लेयर्ड। तो मुझे लगा कि किसी ने प्रैंक किया है, तो इसलिए मैंने आराम से पहले तो ओपन कर ली, फिर सही में पीडीएफ भी था, तो तब फिर एकदम शॉक लगा, और एक मोमेंट के लिए तो मैं एकदम स्टिल हो गई थी। फिर बहुत ही डरते-डरते पहले खोला, और क्योंकि मेरा 40-50 में एक्सपेक्ट कर रही थी रैंक, वहीं पे सर्च करी, वहाँ पे तो नहीं मिला। फिर अचानक से मुझे ऊपर में कहीं साक्षी मुदलियार करके लिखा हुआ दिखा, तो फिर देखी, पहले तो बिलीव नहीं हुआ, ऐसा लगा कि सही में फिर से किसी ने फेक पीडीएफ डाल दिया है करके। बट उसे फिर बाद में कंफर्म किया, कई बार देखी तो लगा कि हाँ यही है। फिर पापा को कॉल की, और पापा मतलब बहुत खुश थे, और इवन उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो इमोशनल भी हो गए हैं। तो आपको मतलब वो फीलिंग तो एक मतलब मैं ना तो उसको डिस्क्राइब कर पाऊंगा, और अगर कर भी पाऊँ थोड़ा बहुत तो व्यूअर्स उसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप जब रिजल्ट निकालेंगे वो फीलिंग एक ऐसी चीज होती है जो स्पॉटलाइट में डिस्क्राइब कर पाना इतना आसान नहीं है। आप उसको फील ही कर सकते हैं जब आप उस समय आपका रिजल्ट आएगा। तो साक्षी, उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से 1-2 दिन तक पूरा जश्न का माहौल चला होगा, पार्टी वगैरह, आपको लोगों ने बधाई सब दिया होगा? बिल्कुल, कॉल्स लगातार आते रहे, और लोग सब मिलने आते रहे, तो यही सब चल रहा था। अच्छा, साक्षी, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एज पर योर रैंक MES या IDSC आपको मिलने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। मेरा सवाल आपसे अगला कि ये कॉमा है या फुल स्टॉप है? मतलब इसके बाद अभी आप और तैयारी करेंगे? और अगर मैं गेस करूं, क्योंकि मेरी आपसे इस इंटरव्यू से पहले भी बहुत देर तक बात नहीं हुई है, मैं गेस करूं कि वो लड़की जो भिलाई से रायपुर तक भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कार में लगाकर वॉइस रिकॉर्डिंग में मेहनत करके इंजीनियरिंग सर्विस तक पहुंची है, तो वो यहाँ तक कॉमा ही होगा, उसके लिए फुल स्टॉप तो नहीं होगा। ये मेरा गैस है, बाकी आपका आंसर क्या है? एक्चुअल में मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ। अभी तो मैं पूरी तरीके से अपने सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि वहाँ सिविल सर्विसेज में मेरा कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होगा, एंड आई कैन ब्रिंग चेंज इन अ बेटर वे,
तब मैं डेफिनेटली प्रिपेयर करूँगी। बट सिविल सर्विसेज मैं इसलिए नहीं प्रिपेयर करूँगी कि उसका चार्म बहुत है या फिर किसी लोग जो है बोलते हैं कि वही जो है आपको पावर दिलाता है, तो मैं इसलिए तो नहीं करूँगी। ओके, नहीं पावर तो खैर पावर अलग अगर रख दें तो एज अ अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो आप यहाँ पे भी क्लास 1 ऑफिसर हो, वहाँ पे भी क्लास 1 ऑफिसर हो, यहाँ पे भी लेवल 10 आपका होगा, वहाँ पर भी लेवल 10 होगा, तो सब चीज इक्विवेलेंट है एकदम। साक्षी, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे या जिनको आपको पढ़ने में इतना मजा नहीं आता था? तो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे मेरे आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। और जो वीक थे वो मतलब जो मुझे बहुत परेशान किया है वो है स्टील स्ट्रक्चर। मैं उसके लिए मतलब क्योंकि उसके क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल आते थे, सेम पैटर्न में नहीं होते थे, और उसके कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो समझने में थोड़ा टाइम लगती है। तो उसके लिए जो है मैंने ये देखा कि अगर आप एस.के. दुग्गल की जो बुक है उसको आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो बहुत हद तक मेंस का पेपर सॉल्व हो जाता है। ओके, साक्षी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब पे थे छत्तीसगढ़ पीएससी में, और अमूमन ऐसे बच्चों की धारणा होती है कि जो हमने बीटेक में पढ़ा है वो जॉब के समय इतना यूज नहीं होता है, तो ऐसा ही आपका था? मतलब आपका वर्क प्रोफाइल वहाँ पे कैसा था? सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पे यूज हुई कि नहीं हुई? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो प्रेजेंटली मैं एज असिस्टेंट इंजीनियर सर्व कर रही हूँ इन छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मतलब बोलते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि CGPHE इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क। अभी हम लोग का जल जीवन मिशन चल रहा है और उसमें लिटरली फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का टारगेट रहता है, और उसके लिए एक एक ऑफिसर राइट फ्रॉम, और अगर हम लोग ऑफिसर भी ना बोले, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग सो हार्ड कि वहाँ का जो टारगेट है वो 2024 तक अचीव हो जाए। और बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन है, और इनफैक्ट डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, और उसका जो मैंने नॉलेज गेन किया वो मुझे इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल रहा। ओके, तो मतलब ओवरऑल आपने छत्तीसगढ़ पीएससी की जो जॉब थी उसको काफी एंजॉय किया। Yeah. आपकी आईडीएससी फर्स्ट ऑप्शन था इंजीनियरिंग सर्विसेज में? No, my first option was CPWD, but unfortunately इस बार 5 सीट्स है इन CPWD। तो ठीक है, IDSC इज़ ऑल्सो अ गुड डिपार्टमेंट। वहाँ पे हम लोग अपने डिफेंस के रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब। ओके, और आपके इंटरव्यू में फाइनल कितने मार्क्स आए? 135। और आपने जब इंटरव्यू दे के वापस आए थे तो आपको एक्सपेक्टेड कितना था? 135 प्रीवियस वाले से ज्यादा इस बार आप क्या है कि पहले ज्यादा आ चुके? डेफिनेटली लास्ट टाइम मेरा 114 आया था, उसके पहले 116 आया था। अच्छा, तो अब 20 मार्क्स का जंप। हाँ, इस बार मुझे लग रहा था कि 110 के रेंज में होगा, 110 टू 120, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, आपका पैनल कैसा था? फ्रेंडली था या उन्होंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप पे रैपिड फायर की तरह आपको थ्रो करते रहे क्वेश्चन, या फ्रेंडली था पैनल वहां पर? कंफर्टेबल थे तो वहां पर आप इंटरव्यू देते वक्त? क्योंकि ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था तो ऐसा तो एकदम न्यू तो नहीं था, तो मैं आई वॉज प्रिटी कंफर्टेबल। और मुझे पैनल मिला था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का, और सर जो है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। वो बस आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपका आइडिया क्या है, व्हाट आर योर थॉट्स, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस टाइप का डिस्कशन था, तो बहुत अच्छा लगा। सो साक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इंस्पायर किया, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट आपकी इस इंस्पिरेशनल प्रिपरेशन जर्नी से आने वाले एस्पिरेंट्स को एक बूस्ट मिलेगा, एक उनको आइडियल मिलेगा कि इस तरीके से पढ़ने से भी, और लगातार अगर 2 साल तक नहीं भी हो पाए क्लियर तो, लेकिन अगर वो हौसला आपके पास है तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। So once again, Sakshi, a very, very congratulations on Thank you, achieving All sir. India Rank 17 and making us proud. Thank you. Thank you.